अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है, इसको आज डिस्कस करेंगे। देखिए, दो बॉडीज़ हैं। लेट्स से आपके पास बॉडी ए है और बॉडी बी है, और ये दोनों एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी जो बॉडी M1 है वो बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगा रही होती है, जिसको हम F12 से ज़ाहिर कर रहे होते हैं। ये वाली F12 यानी बॉडी 1 जो मास M1 है वो बॉडी M2 के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, उसको हम F12 से ज़ाहिर कर लेते हैं। इस तरह से जो बॉडी बी है जिसका मास M2 है वो बॉडी ए के ऊपर एक फोर्स लगा रही होती है। ठीक है, अभी देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यानी इसकी डायरेक्शन ये वाली है, टुवर्ड्स बी है, और बी जो फोर्स लगा रही होती हैं वो टुवर्ड्स ए है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेस बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है, और बॉडी ए जितना फोर्स लगा रही है बॉडी बी के ऊपर, बॉडी बी भी उतना ही फोर्स लगा रही होती है अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी ए के ऊपर। ठीक है, तो जो अगर आप इस चीज़ को देख लें, या देखें अभी बॉडी F12 जो आपके पास है, यानी जो फोर्स बॉडी M1 लगा रही है बॉडी बी के ऊपर, दैट इज इक्वल टू F21 है जो बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर लगा रही है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये जो नेगेटिव साइन है ये अपोजिट के लिए, अपोजिट इन डायरेक्शन के लिए यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो दोनों फोर्सेस सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। और अगर एग्जैक्टली हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी किया जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बॉडी ए बी के ऊपर लगा रही है, बी ए के ऊपर लगा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगा रही होती हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ एग्जैक्टली हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही चीज़ स्टडी करते हैं, कहते हैं कि दो बॉडीज़ जो फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी अगर दो बॉडीज़ हैं, जैसे बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर एक्ट कर रही होती है, तो रिएक्शन के तौर पे बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में सेम रिएक्ट कर रही होती है। ठीक है, बिल्कुल एक्शन के बराबर रिएक्ट कर रही होती है। तो अगर हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ लें और इसमें जो बॉडी ए का इसको एक्शन तस्वुर करें कि बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर एक्ट किया, तो बॉडी बी ने रिएक्ट किया अपोजिट इन इक्वल डायरेक्शन में बॉडी ए के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूटन लॉ है ऑफ ग्रेविटेशन है इस कंसिस्टेंट विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, ये दोनों आपस में इनका एक डीप रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये तो इनका आपस में ताल्लुक़ है कि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इनका ये एक रिलेशनशिप जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ है? हर बॉडी के गिर्द एक ख़ास एरिया होता है जहाँ पे वो बॉडीज़ को अपनी तरफ खींच रही होती हैं। देखिए, ज़हन में रख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो दो अपोजिट चार्जेस या दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान होती हैं उसमें दोनों फोर्सेस मौजूद होती है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है और रिपल्सिव फोर्स भी होती है। अगर सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल करेंगी, पुश बैक करेंगी। नेगेटिव भी एक दूसरे को पुश बैक करेंगी। ठीक है, लेकिन अपोजिट और जो चार्जेस होंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि उसमें अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्टिव फोर्स होती है, सिमिलर चार्जेस में रिपल्सिव फोर्स होती है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अंदर एक रिलेशनशिप मौजूद है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसमें कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं पाई जाती। यानी बॉडीज़ जो जितनी होती है वो बॉडीज़ को अपनी तरफ खींच रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बॉडी शो की गई है, और ये इसके गिर्द वो एरिया है जहाँ पे उसकी अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है, और उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक बॉडी दी गई है, मिसाल के तौर पे अर्थ है, तो अर्थ हो या कोई मून हो या कोई और बॉडी हो,
इसके गिर्द एक सर्टन एरिया पाया जाता है जहाँ पे उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी एक्टिव होती है। कोई भी बॉडी जब उस एरिया में दाखिल हो जाती है तो वो उसकी तरफ खींच जाती है, ठीक है ना। इन ज़मीन के ऊपर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो नीचे की तरफ आती है, इसलिए कि ये ज़मीन के गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम रहते हैं और इस वजह से चीज़ें ज़मीन की तरफ आती है। तो हर बॉडी के गिर्द वो एरिया जहाँ पे उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो महसूस की जाती है, जहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, ठीक है। और तमाम चीज़ें हर एक बॉडी के गिर्द उसकी अपनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, यानी चीज़ें उसकी तरफ एक ख़ास एक्सेलरेशन से नीचे आती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं या फील्ड पर यूनिट मास कहते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट मास कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे ज़मीन के ऊपर जो जी की वैल्यू है या जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट मास, यहाँ पे वो 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या 10 न्यूटन पर केजी है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हर एक चांद के ऊपर अलग है, 1.6 है, जुपिटर के ऊपर अलग है ये। तो ये उस एक्सेलरेशन से बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ है, किसी बॉडी के गिर्द वो एरिया जहाँ पे उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस महसूस की जा सकती है या पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 टॉपिक थे जो आज हमने डिस्कस कर लिए। कल इंशाल्लाह जो नया टॉपिक है वेट वगैरह, इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।